हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने जीके संजीवनी के नाम से लूसेंट, जो कि एक महत्वपूर्ण किताब है जिसके बिना कोई एग्जाम नहीं हो सकता, उसके एक सीरीज के रूप में शुरू किया। पेज टू पेज, वर्ड टू वर्ड हम इस किताब को पढ़ रहे हैं। ये तीसरा लेक्चर है जो आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। इसके सारे कंटेंट को आपको याद करना है। हमारी इस सीरीज का मूल उद्देश्य आपको कंटेंट याद कराना है, ना कि हमें कुछ पढ़ाना। चलिए शुरू करते हैं तीसरे लेक्चर को। आज हम हड़प्पा और उससे पहले की कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 4 आज का मूल विषय रहेगा। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पर आते हैं। आपको बात समझनी है, महत्वपूर्ण विषय को समझना है कि जो इतिहास है उस इतिहास को समय के या काल के आधार पर, समय के आधार पर बांटा जाता है, समझा जाता है। और जब हम इतिहास को समझते हैं तो पूरे इतिहास को, आज से हजारों साल पहले के इतिहास को, जहां तक भी मनुष्य की पहुंच हो पाई है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो हिस्सा था उसे प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरे वाले हिस्से को आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे वाले हिस्से को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीनों ही बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहा गया? ऐसा समय जैसे जिसके बारे में, ऐसा समय जिसके बारे में मनुष्य के पास, जिसके बारे में मनुष्य के पास में बारे में मनुष्य के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में, कोई जानकारी किसी भी रूप में नहीं है। उस समय को हमने कहा प्राक ऐतिहासिक काल। बहुत आसान से समझ में आएगा। अर्थात आज से 8000 वर्ष, 8000 ईसा पूर्व के समय को, यहां पूर्व की बात की जा रही है, ईसवी की बात नहीं की जा रही। 8000 साल पहले की जो बात है उसे हमने, उसके बारे में हमें कोई 1% जानकारी नहीं है, ना लिखित रूप में, न मौखिक रूप में, न किसी साक्ष्य के रूप में, न किसी रूप में। इसलिए इस जमाने के इतिहास को हमने प्राक ऐतिहासिक काल कह दिया। इसके बाद आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? भाई उस हिस्से को, इतिहास का वह हिस्सा, इतिहास का वह हिस्सा, वह हिस्सा जिसके बारे में हमारे पास, जिसके बारे में हमारे पास साक्ष्य तो हैं, हमारे पास कुछ चीजें तो हैं, साक्ष्य तो हैं, लेकिन उन्हें आप डीप कोड नहीं कर पाए, उन्हें सही रूप में हम नहीं समझ पाए, सही रूप में हम नहीं समझ पाए। अर्थात टूटी फूटी जानकारी जहां की है, उस इतिहास के हिस्से को हमने आद्य ऐतिहासिक हिस्सा कहा या इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल कहा। बहुत आराम से ये 2 बातें समझ आ गई होगी। फिर इतिहास किसे कहा जाता है? ये वही इतिहास है जिसे आप लोग पढ़ते हैं, वो इतिहास जिसके बारे में पूरी लिखित और व्यवस्थित जानकारी, लिखित वो व्यवस्थित जानकारी जहां से शुरू होती है, उस हिस्से को कहा जाता है इतिहास। हमारे पास बुद्ध के जन्म के समय से या उसके कुछ आसपास हिस्से से, अर्थात 600 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व अर्थात बीसी, बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, इस समय से लेकर के सारी जानकारियां व्यवस्थित मिलने लगती है। इसलिए इस हिस्से को हम कहते हैं, या इस भाग को हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं हम? इतिहास कह देते हैं। बहुत कॉमन, बहुत सादे सरल शब्दों में समझ में आए कि पूरे इतिहास का अध्ययन जो किया जाता है वो काल के आधार पर किया जाता है, समय के आधार पर, कि इस समय से इस समय में ये घटना हुई, इस समय से इस समय में ये राजा आया, उसने ये मंदिर बनवाया, उसने ये काम किया, ये नहीं किया। पूरी जानकारी इस रूप में हमें होती है। इसे हम 3 भागों में पूरी तरीके से बांट देते हैं। आपको समझ आ गया होगा। प्राग ऐतिहासिक काल की भी जब धीरे धीरे थोड़ी बहुत जानकारियां मिली तो इसे 3 भागों में हमने बांटा। इसे हमने कहा पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ऐसे 3 भाग हमने इसके भी कर दिए। इस पूरे को पाषाण काल भी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य पूरी तरह पत्थर पर डिपेंड हुआ करता था। पत्थर पर मनुष्य की निर्भरता होने के कारण
प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा गया और पाषाण काल नाम होने के आधार पर इसके 3 भाग हुए। पुराना हिस्सा पुरा पाषाण काल, बीच का हिस्सा मध्य पाषाण काल और नया वाला हिस्सा नव पाषाण काल, ऐसे 3 नाम बना दिए गए। आदि ऐतिहासिक काल में जो जानकारियां मिलती है उनको भी 2 भागों में हमने बांट दिया। एक को हमने कहा सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरे को कहा हमने वैदिक सभ्यता। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2 प्रकार की सभ्यताएं हम आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी से हमें कुछ साक्ष्य तो मिले, लेकिन उनको हम डिकोड नहीं कर पाए कि इसका क्या अर्थ है। वैदिक काल से हमें वेद तो मिले, लेकिन परफेक्ट जानकारी नहीं है कि उस समय कैसी समाज थी। इस कारण से इस हिस्से को आद्य ऐतिहासिक काल कहा। इतिहास को फिर हम अध्ययन की सरलता से 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल, ऐसे 3 भागों में बांटा जाता है। और यही वास्तविक इतिहास है, क्योंकि लिखित और व्यवस्थित रूप से इसी का तो वर्णन हमें मिलता है। चलिए इस यात्रा को थोड़ा सा आगे सुलभ बनाते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट देते हैं, पुरा पाषाण मतलब पुराना पाषाण, मध्य मतलब बीच का पाषाण और नव मतलब नया पाषाण। इनमें कुछ कुछ चीजों की आविष्कार मनुष्य ने कर लिया था। देखिए आप सब जानते हैं कि मनुष्य करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जन्मा और पहले भूखा नंगा आदि मानव जैसा इस धरती पर जीवन बिताता था। धीरे धीरे उसने सभ्यता और समाज का निर्माण करना शुरू किया और वो यहां से शुरू होता है। पूरा पाषाण काल में उसने आग का आविष्कार किया। एग्जाम में फैक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार किस जमाने में हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या किस काल में। आप याद रखिएगा, आग जो है वो मनुष्य को पूरा का पूरा जला देती है, इसलिए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में होता है। मध्य पाषाण काल में किसी भी चीज का आविष्कार नहीं हुआ। अभी हम लूसेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं लूसेंट को ही वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूं, बाकी अपनी तरफ से जानकारी कम ही जोड़ूंगा। नव पाषाण काल मतलब नया। तो जब मनुष्य नया हुआ तो उसने क्या किया, नया क्या हुआ, पहिए का आविष्कार किया। और जब पहिए का आविष्कार कर दिया तो पहिए से बैलगाड़ी बनी और बैलगाड़ी से उसने क्या करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। और जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार कर लिया तो उस खेत के आसपास ही उसे घर बनाकर रहना पड़ा। पहले वो घुमक्कड़ जीवन जीता था, पहले कैसा था, वो घुमक्कड़ जीवन जीता था। अब उसने स्थायी जीवन जीना शुरू किया। तो ये 3 चीजों की शुरुआत जो है वो नव पाषाण काल में होती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, नव पाषाण काल की शुरुआत कब हुई। नव पाषाण काल की शुरुआत जो है वो नव पाषाण काल में किन किन चीजों का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। नव पाषाण काल में ही उसने स्थायी जीवन जिया। नव पाषाण काल में ही उसने कृषि करना शुरू किया। बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये याद रख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ पॉइंट ल्यूसेंट में एक टेबल के रूप में मिलेंगे। मालवा में उस समय कैसी संस्कृति थी। देखो मालवा अर्थात मलवा जो होता है ज्वालामुखी से निकलता है और मलवा जो है वो लाल रंग का होता है शुरुआत में, और जब ठंडा हो जाता है तो काला हो जाता है। तो मलवा जो है वो लाल रंग का था, जब ज्वालामुखी से निकला ठंडा होकर वो काला हो गया। तो लाल और काले रंग के बर्तन जो है वो मालवा संस्कृति में मिले, आपको रट लेना है। बुर्ज होम मतलब होता है हवन। आपने सुना होगा ना, घर में हम हवन कराते हैं, होम और हवन में से धुआं निकलता है। तो धूसर अर्थात बर्तन कैसे हो जाएंगे, बुर्ज होम के हवन के धूसर बर्तन हो जाएंगे, याद रख लेना। अगले वाले पे आते हैं जोखे। अब देखो जोखे जो शब्द है या जोखे जो शब्द है, जोखे को मैं बोखे पढ़ लूं, बोखे। अगर हमने किसी को जिसके दांत टूट जाते हैं ना सामने के, उसे बोखा कहा जाता है ना, हमारे मालवा में उसे बोखा कहा जाता है। तो ये जो बोखा व्यक्ति होता है उसे बोखा कहेंगे, तो वो लाल हो जाएगा, गुस्सा करेगा हमारे ऊपर। और किसी का भी जोक उड़ाओगे, ये जोक भी कर लो, आपको हिंदी वालों को समझ नहीं आ रहा हो तो इसे जोक कर लो। तो जब हम किसी का जोक उड़ाते हैं तो वो लाल हो जाता है। नव पाषाण काल, देखो नया है तो नए में चमकीली नई चीजें चमकती रहती है, बाद में जब पुरानी हो जाती है तो उनकी चमक समाप्त हो जाती है। तो नव पाषाण काल में वो चमकीला हो जाता है और पूर्वी पाषाण काल में वो भूरा हो जाता है। तो पूर्वी मतलब पुराना है तो भूरा पड़ गया, नया है तो चमकीला है, पुराना है तो भूरा है। तो पुराना ने मैंने पुराने को ना पुराना ऐसे पढ़ लिया तो पुराने में भूरा पड़ गया और नया था तो चमकीला था। इतना ही तो याद करना है। 2-4 बातें आपको समझ आ गई होगी। इसी पॉइंट को मैं और आगे बढ़ाता हूं। हमने समझा कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है,
सिंधु सभ्यता का काल और वैदिक सभ्यता का काल। तो 1500 से छठी ईसा पूर्व, छठवीं ईसवी पूर्व तक का जो समय है, या इसको 600 भी लिख सकते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के जो समय है उसे वैदिक काल कहा जाता है। और 1500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, यह उल्टा चलता है समय। ईसा पूर्व जब हम बोले तो पुराना, मतलब बीसी जब हम बोले तो पूरा उल्टा चलता है। तो ये बीसी जो है, क्योंकि हम सामान्यतः ईसवी लगाते हैं, क्या लिखते हैं, ईसवी। अब ये कनेक्शन बाद में मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी हम मूल रूप से लूसेंट को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करें, कोई स्टोरी बीच में ना घुसाएं। तो सिंधु घाटी जो है वो 2500 वर्ष पुराने से लेकर 1500 वर्ष पुराने तक के इतिहास को कहा जाता है। 1500 वर्ष से लेकर 600 ईस्वी तक के इतिहास को हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता का इतिहास। और इन दोनों की डिटेल अब यहां से हम थोड़ी थोड़ी सी पढ़ना शुरू करते हैं। मूल रूप से सिंधु घाटी पढ़ी जाती है, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ी जाती है, और फिर 600 ईसा पूर्व से यहां शुरुआत होती है। इतिहास जिसे हम आज की तारीख में इतिहास मानते हैं, उसे हमने किताबों के हिसाब से 3 प्रकार की किताबों में बांट दिया। प्राचीन कालीन इतिहास की किताब, मध्यकालीन इतिहास की किताब और आधुनिक इतिहास की किताब। प्राचीन काल की इतिहास की किताब जो है वो 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी शब्द का अर्थ होता है 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को जब मैं लिखूं तो बीसी लिख दूं, तो 600 ईसा पूर्व में जब मगध की स्थापना होती है तो उसके शासन काल से शुरुआत होती है प्राचीन काल की। और ये 712 एडी अर्थात एन्ना डोमिनी अर्थात ईसवी तक चलती है, जब मोहम्मद कासिम भारत पर आक्रमण करता है। तब तक के इतिहास को हम पुराना इतिहास या प्राचीन काल का इतिहास कहते हैं। जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर एडी या फिर ईसवी में मोहम्मद कासिम भारत पर आक्रमण करता है और औरंगजेब जिंदा रहता है, औरंगजेब के समय तक, औरंगजेब जो कि मुगल काल का राजा था, औरंगजेब के समय तक के काल को हम मध्यकाल का आधुनिक या मध्यकाल का इतिहास कहते हैं। 707 में जब औरंगजेब मर जाता है और अंग्रेज आ जाते हैं, तो अंग्रेजों के बाद तक के या आज तक के इतिहास को हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। इस तरीके से हमारे इतिहास को बहुत सरल फॉर्मेट में बांट दिया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट इसका अध्ययन कर सकें और बहुत अच्छे से उनको ज्ञानवर्धन हो या बहुत अच्छे से ज्ञान को प्राप्त कर सके। बहुत सरल सी बातें हैं, यहाँ कोई इफ एंड बट्स ना हो, इतना सबको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना होगा यहां से सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि इस नवपाषाण वाला जो चैप्टर्स थे यहां से तो हमें कोई जानकारी मिली ही नहीं, 4-5 फैक्ट थे जो हमने पढ़ी लिए। अब यहाँ 4-5 फैक्ट के साथ 1-2 फैक्ट उस पुराने पाषाण काल या पाषाण काल के जमाने के मैं और बता दूं। जैसे पहली बार उपयोग किया गया औजार कौन सा था? पहली बार उपयोग किया गया औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। पहली बार बोई गई फसल कौन सी थी? पहली बार बोई गई फसल जब पूछी जाए तो आप आंसर करेंगे गेहूं थी। अगर यही क्वेश्चन पूछी जाए कि पहली बार खाई गई फसल, खाने योग्य फसल कौन सी थी, तो फिर आप चावल आंसर करेंगे। थोड़ा डिफरेंस है, पहली बार बोया गया के साक्ष्य मिले हैं गेहूं के, कि क्या बोया था सबसे पहली बार, तो गेहूं। पहली बार क्या खाया था, तो आंसर मिला चावल, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें चावल की भूसी मिली। तो ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी हमें याद हो। फिर याद हो कि पहली बार बंदरगाह कहां मिला, तो बंदरगाह जो है वो लोथल में मिला है। ऐसे 3-4 फैक्ट हमें याद रख लेने हैं, बेसिक सी जानकारी है। पहली बार किसे पाला गया, किस जानवर को पहली बार मनुष्य ने पाला, तो वो कुत्ता है, तो कुत्ते को पहली बार मनुष्य ने पाला था। इसे 3-4 फैक्ट हमें यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर ये बर्तन वाला फैक्ट हमने याद कर लिया। अब हम कहानी शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ भी हुआ, जो भी फैक्ट है, वो सब हम वर्ड टू वर्ड याद कर लेते हैं। तो पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई और दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में जब हमने वहां से खोदा, तो कौन कौन सी जगह पर क्या क्या मिला, ये हम याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न यहां से पीएससी पूछती है
कि फलानी जगह से, या कांच के बर्तन कहां से मिले तो मनके कहां से मिले, तो बिल्ली का चित्र कहां से मिला, तो शंख कहां से मिला। तो हम यहां से कहानी को यहां अपडेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि जो हड़प्पा का जमीन मिला है, हड़प्पा की जो जगह मिली है, वो भारत में कहां से कहां फैली हुई है। तो देखो, अगर मैं भारत का ये नक्शा बना लूं और भारत में कहां से कहां तक ये जगह फैली हुई थी, सिंधु घाटी की जगह, तो नीचे आपको याद रखना है, नीचे जो है वो महाराष्ट्र याद रहेगा, महाराष्ट्र। यहां पर जम्मू कश्मीर याद रखना है, इधर की तरफ बलूचिस्तान याद रखना है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये याद रहे, बलूचिस्तान। और इधर की तरफ उत्तर प्रदेश का जो आखिरी बॉर्डर है वहां। तो ये 4 हिस्सों में फैली हुई एक त्रिकोणीय जगह, जिसे हमने क्या कह दिया, सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। इस पूरे इतिहास या पूरे इतिहास के इस पूरे हिस्से को हमने सिंधु घाटी सभ्यता कहा, जहां पर मनुष्य रहा करता था। जब हमने यहाँ की खुदाई की, इस हिस्से की, त्रिकोणीय है ये याद रखिएगा, तो इस हिस्से की खुदाई में कुछ प्रश्न बन जाते हैं हमसे, वो हम वहां चले उससे पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि देखिए भैया, जब मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की खुदाई हुई तो भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र माने ये हिस्सा, तो यहां मतलब उत्तर प्रदेश का दाइमाबाद जो है, दाइमाबाद, ये जगह पर अंतिम साक्ष्य मिला। ये पहला पॉइंट याद रख लीजिएगा। सॉरी, उत्तर प्रदेश का दाइमाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश का तो आलमगीरपुर है, याद रखिएगा, आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश का है आलमगीर। तो अ लिख देता हूं मैं इसको। फिर हम जब दक्षिण में जाएंगे तो यहां पर इधर की तरफ बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान को मैं बी लिख देता हूं। तो आलमगीर को हमने ए लिखा, बलूचिस्तान को बी लिखा। ये ए और बी एक दूसरे के साथ याद रहे, मतलब पूर्व में ये स्थल कहां से कहां शुरू होता है, बी से, और पश्चिम में ये कहां, ए पर खत्म होता है। तो इसे ए और बी के रूप में बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ उत्तर में ये कहां मिला, तो उत्तर में ये जो है जम्मू कश्मीर में, अर्थात मांदा में मिला। एम फॉर मांदा हमने याद कर लिया। और दक्षिण में ये दाइमाबाद है, तो वहां तक याद कर लो। तो ए बी सी डी होना चाहिए था, लेकिन याद रख लो ए बी सी डी की बजाय ए बी एम डी हमें याद रखना है। ए फॉर आलमगीरपुर याद रखेंगे, सॉरी ए फॉर जो है बी फॉर बलूचिस्तान याद रखेंगे, ए फॉर आलमगीरपुर याद रख लेंगे। तो आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है, और बलूचिस्तान जो है वो, बलूचिस्तान खुद एक देश है, वहां की जगह का नाम याद नहीं रखोगे तो चलेगा। इस तरीके से हमने इसका स्थान याद कर लिया। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि भैया कौन कौन सी नदी के किनारे अंतिम स्थल पाए गए। तो देखो, उत्तर में जो नदी बहती थी, उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है सबको पता है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी बहती थी, और ये चिनाब का हमने लिख दिया चिनाब, है ना। चलो, नीचे की तरफ कौन सी नदी बहती थी, तो गोदावरी नदी बहती थी। पूर्व में कौन सी नदी बहती थी और दक्षिण में कौन सी नदी बहती थी, बहुत काम की चीज है। दक्षिण में हमारी दाशक नदी बहती थी, और पूर्व में हिंडन नदी बहती थी। अब इसे याद कैसे करें, तो यहां से मैं द ले लेता हूं और यहां से ही ले लेता हूं, मतलब दही। अब दही जो है उसे चट कर दो, चट कर दो मतलब चट कर दो मतलब कर दो, तो दो से गोदावरी याद रखना है, ये थोड़ा सा उल्टा है। च से चिनाब, द से दाशक, ह से हिंडन। ऐसे 4 नदियों के नाम भी बड़े आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 4 स्थल जो मिले, या 4 बाउंड्रीज जो मिली, स्थल नहीं, स्थल तो लगभग 1000 से ज्यादा मिले, लेकिन चारों की बाउंड्रीज के इनके बीच में कहीं ना कहीं खुदाई करने से कोई ना कोई चीज मिली है। जैसे यहाँ लुथल मिल गया, तो यहाँ रोपड़ मिल गया, तो यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ हनुमानगढ़ी मिल गया। तो ऐसे कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन वो उनकी बाउंड्री है ना कि कहां से कहां तक फैला हुआ था ये सिंधु घाटी का क्षेत्र। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में यूपी, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। नदियां अगर देखी जाए तो नीचे गोदावरी, ऊपर से चिनाब, इधर हिंडन और इधर दाशक नदी के बीच के हिस्से को हमने सिंधु घाटी क्षेत्र कहा है, याद रख लेना। यहाँ पे खुदाई से लगभग 1000 से ज्यादा नगरों की 1000 से ज्यादा नगर मिले, लेकिन उनमें 6 ही बड़े नगर हमें प्राप्त हुए। वो 6 बड़े नगर कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गडरवाली, राखीगढ़, धोलावीरा और कालीबंगा। केवल ये 6 बड़े नगर हैं
इनको याद रटने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं खुद कोड बना के करवाता। आगे बढ़ते हैं। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें अलग अलग स्थल मिले, कोई हमें हड़प्पा मिला, तो कोई लोथल मिला, तो कोई चंद्रहुदड़ो मिला, तो कोई कोटदीजी मिला। वहां से क्या क्या मिला, वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले, ये बड़ा प्रश्न काम का है। अब हम कोड बना करके कोडिंग के माध्यम से इस हिस्से को याद कर लेते हैं। चलिए याद कर लेते हैं। लूसेंट में थोड़ा सा बिखरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। हड़प्पा से क्या क्या मिला, सबसे पहले हमें ये याद करना है। हड़प्पा से हमें क्या क्या मिला। हड़प्पा से देखो, हड़प क्या कर ली जाती है, हड़प कर ली जाएगी कांसे की गाड़ी। क्या है, कांसा बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, तो कांसे की गाड़ी जो थी वो सबसे पहले हड़प कर ली। दलोजी की हड़प नीति थी ना, तो हड़प से हमें याद करना है। क्या हड़प ली, कांसे की गाड़ी हड़प ली। उस कांसे की गाड़ी में बेल कैसा था, शंख का बेल था। इस स्टोरी को इमेजिन करते जाओ। एक बेलगाड़ी है, उस बेलगाड़ी में बेल है कैसा, शंख का, और गाड़ी कैसी है, कांसे की। तो दो चीजें याद हो जाएंगी, कांसे की गाड़ी और शंख का बेल, ये दो पॉइंट याद हो गए। उस बैलगाड़ी में भरा क्या हुआ था, अन्न भंडार भरे हुए थे। क्या भरे हुए थे, अन्न भंडार भरे हुए थे। तीन पॉइंट याद हो गए, कांसे की गाड़ी थी, बेल कैसा था, शंख का, और उसमें क्या भरा हुआ था, अन्न भरा हुआ था। ये मैंने एक बैलगाड़ी का चित्र भी लगाया। ये शंख का बेल मिला, कांसे की गाड़ी मिली और अन्न का भंडार मिला। अब आपको कैसे पता चला कि उसमें अन्न भरा, क्योंकि उसके ऊपर पारदर्शी कपड़े लगे हुए थे। ये पारदर्शी कपड़ा लगा हुआ था। क्या लगा था, पारदर्शी वस्त्र लगे हुए थे। तो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति। अब जो कांसा था उससे कांसे की एक मूर्ति भी थी, तो कांसे का एक दर्पण भी था साथ में। क्या था, कांसे से कांसे का दर्पण भी याद हो जाएगा। कांसे का दर्पण जो था उसमें ऊपर उड़ता हुआ एक गरुड़ दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था, गरुड़। तो गरुड़ चित्रित था। क्या था, गरुड़ चित्रित था। गरुड़ चित्रित मुद्रा हो जाएगी। तो ये याद रख लो, 5 चीजें हो गई है भाई, बड़ा आसान है। एक बेलगाड़ी थी, कैसी, कांसे की बेलगाड़ी या कांसे की गाड़ी, उसमें बेल था, शंख का बेल, उसमें अन्न का भंडार था। 3 पॉइंट हो गए। अन्न का भंडार पारदर्शी कपड़े से ढका हुआ था। कैसे, तो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति। और मूर्ति आपको कैसे पता चला अंदर है, तो कांसे की एक मूर्ति भी, कांसे का एक आईना भी, मिरर भी था, कांसे का एक दर्पण भी था उसमें। उस दर्पण में आसमान में उड़ते हुए एक गरुड़ का चित्र दिखाई दे रहा था। तो गरुड़ जो है वो भी चित्रित हो जाएगा उसमें। फिर आगे देखो, तो मछुआरे के चित्र, उसी कांच में आपको मछुआरे का चित्र दिखा। आयताकार मुहर की स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, तो एक पेड़ पौधे का चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। तो 3 चीजों के चित्र उस दर्पण में आप देख लो। गरुड़ का चित्र देख लो, फिर एक मछली का चित्र या मछुआरे का चित्र देख लो, और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे, इन 3 के चित्र देख लो। तो आपको हड़प्पा से क्या क्या मिला ये याद हो जाएगा। एक स्टोरी बनानी पड़ेगी ना जोड़ने के लिए, याद करने के लिए। सिंपल है भाई। क्वेश्चन इतना सा आएगा, बहुत जरा सा, कि शंख के बेल के साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से शंख के बेल के साक्ष्य मिले हैं। तो शंख के बेल के साक्ष्य जो है वो हड़प्पा से मिले हैं। ये आपने याद कर लिया, आपकी स्टोरी में शंख का बेल आ गया, याद हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अन्न भंडार कहां से मिले हैं, अन्नागार पूछेगा तो अलग आंसर है। अन्न भंडार कहां से मिले तो आंसर हमें, क्योंकि हमारी स्टोरी में आ गया। 2-3 बार इस स्टोरी को बोलोगे, अपने दोस्त, अपनी सहेली, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो पूरी रटा जाएगी। कैसे, हड़प क्या कर ली, हड़प क्या कर ली, हड़प कर ली बेलगाड़ी। किसकी थी ये बेलगाड़ी, कांसे की थी, कांसे की बेलगाड़ी थी, शंख का बेल था। फिर उसमें क्या, अन्न भंडार भरे हुए थे। पता कैसे चला कि अन्न है, तो वो उस पारदर्शी वस्त्र से ढका हुआ था, तो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति। फिर आगे उस मूर्ति के अंदर क्या था, कांसे का एक दर्पण था जिसमें 3 चीजों के चित्र दिखाई दिए। एक गरुड़ चित्रित मुद्रा दिखी, एक मछुआरे का चित्र दिखा, और लास्ट में हमें एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखा। ये 3 चीजें हमें उस दर्पण में दिखी। कहानी खत्म, हड़प्पा के सारे स्थल याद हो गए। जय हरि बोलो और आगे बढ़ो, इस पूरे पॉइंट को याद कर लो। देखो, सबको पता है कि ल्यूसेंट हर एक एग्जाम में 30-40% हिस्सेदारी निभाती है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एमपीपीएससी 2024 प्री का जो 23 जून को पेपर हुआ था वो उठाकर देख लो। आपको 30 से 40 प्रश्न के बीच में इसी किताब से क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी है मेरी। तो इस किताब के हर एक पॉइंट को रटना है। अब कुछ लोग होंगे कि सर कैसे ल्यूसेंट पढ़ा रहे हो, कोई ढंग का पढ़ा दो। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि आप इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे को उठाकर पूछ लो कि अन्न भंडार हड़प्पा में कहां से मिले, ये एक सड़ा प्रश्न पूछ लो, या उससे पूछ लो गरुड़ चित्रित मुद्राएं कहां से मिली है, तो आंसर नहीं दे पाएगा। और यही कमजोरी है कि हम चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ के जाते, इसलिए एमपीपीएससी आपको उस स्थान पर नहीं भेज रही है जो आपका है, मूल स्थान है आपका। इसलिए थोड़ा समझदारी दिखाओ और अपने आप को उस स्थान पर पहुंचाने के लिए वर्ड टू वर्ड, फैक्ट टू फैक्ट चीजों को याद करो। तो मैंने याद करने का एक तरीका बताया कि हड़प्पा से क्या क्या मिला, इसको कैसे एक स्टोरी रूप में बना करके हम याद करेंगे। स्टोरी मैंने बना दी, आप केवल रट लो। आगे बढ़ते हैं। अब हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला वो हम याद करेंगे। तो मोहनजोदड़ो, देखो मोहनजोदड़ो क्या नाम है, मोहन हम किसे कहते हैं, मोहन हम कृष्ण भगवान को कहते हैं, और वो तो महल में रहते थे। तो किसी ने इस महल को विशाल अन्नागार कहा, किसी ने इस महल को स्नानागार कहा, किसी ने इसे महाविद्यालय कहा, और किसी ने इसे 16 मकानों का बेरक कहा। 4 नाम दे दो उस मोहन के घर को, नाम 4 चीजें याद हो जाएंगी। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि विशाल अन्नागार कहां से मिला, विशाल स्नानागार कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। तो याद कैसे करें, तो मोहनजोदड़ो पूरा शब्द है, हमने उसमें से केवल मोहन ले लिया। मोहन कृष्ण भगवान को कहते हैं, जिनकी 16,000 पत्नियां थी। कितनी थी, 16,000। तो 16,000 पत्नियों को आदमी कहां रखेगा, महल में रखेगा। तो उस महल को किसी ने कहा, अब किसी ज्ञानी मानव के हिसाब से वहां बहुत भोजन रखा हुआ, तो उसने कहा वो तो विशाल अन्नागार है। किसी के हिसाब से वहां बहुत सारे लोग स्नान एक साथ कर लेते थे, तो उसने कहा ये नहीं, वहां तो स्नानागार है। किसी ने कहा वहां तो सबको शिक्षा दी जाती है, इसलिए वो महाविद्यालय है। और किसी ने कहा नहीं, वो तो 16 बेरकों का एक मकान है। ऐसे 4 नाम उसके दे दिया आपने, तो पहला काम हो गया। अब भगवान की 16,000 पत्नियां थी, तो पत्नियों से शादी कराने के लिए कौन चाहिए, पुरोहित चाहिए। शादी कराने के लिए कौन चाहिए, पुरोहित। तो अगले में आएगा पुरोहित। कौन आएगा, पुरोहित का आवास। उसी में पंडित जी का घर भी बनवा दिया कृष्ण भगवान ने। तो 5वीं चीज क्या हो गई, पुरोहित का आवास। अब पुरोहित कैसा था, मेरे जैसा दाढ़ी वाला, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी इसकी, दाढ़ी युक्त पुजारी की मूर्ति। ये भी कहां से मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली। अब पुजारी जी पूजा भी तो करेंगे किसी की, तो वो किसकी पूजा करेंगे, कांसे की नग्न मूर्ति की, जो कि शिव की मूर्ति मानी जाती है ना, अर्धनारेश्वर की जो मूर्ति मानी जाती है, वो नर्तकी की मूर्ति जो है वो वहां से मिली, क्योंकि पुजारी जी उसी की पूजा करते थे। 6-7 बातें याद हो गई। अब वो जो पूजा भी जब चीजें पूजा करते थे, तो वो चमकती थी मूर्ति। कैसी होती थी, चमकता हुआ बंदर का चित्र भी वहीं से मिल गया। एक सिंगी पशु की मुद्रा भी वहां से मिली, क्योंकि शंकर भगवान एक सिंगी पशु, मतलब किसके साथ, उनके साथ कौन रहता है। जब चलो आप कमेंट करके बताना कि जहां शिव होंगे वहां नंदी होंगे, और नंदी एक सिंग वाला है, तो एक सिंगी बेल जो है वो भी मिल गया, और बंदर भी मिल गया। बंदर जो पुजारी है उसको हमने बंदर कह दिया। कितनी सरल स्टोरी है, देखो बड़ा आसानी से याद हो गया। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, बड़े आसानी से याद करो क्या मिला मोहनजोदड़ो से। देखो भाई, मोहनजोदड़ो से पहली चीज, मोहन का क्या था, बड़ा महल। तो महल को किसी ने कहा विशाल स्नानागार, किसी ने कहा विशाल अन्नागार, किसी ने कहा 16 कमरों का बेरक या 16 मकानों का बेरक, किसी ने कहा महाविद्यालय। उसमें एक पुजारी रहता था, पुजारी दाढ़ी वाला था। तो दाढ़ी युक्त चित्र जो है, दाढ़ी युक्त पुजारी की मूर्ति कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। पुजारी पूजा किसकी करता था, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति की करता था, तो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली वहां से। फिर पुजारी जब नर्तकी की मूर्ति की पूजा करता था तो वो चमकती थी, तो चमकता हुआ बंदर का चित्र मिला। और शंकर भगवान जहां रहेंगे, शिव जहां रहेंगे, वहां नंदी तो रहेगा, तो एक सिंगी जो बेल है उसकी मूर्ति भी, मुद्राएं भी कहां से मिलेगी, मोहनजोदड़ो से। एग्जामिनर आपसे एक ही बात पूछेगा इतनी में से, वो क्या पूछ लेगा आपसे, विशाल अन्नागार का भंडार कहां मिला है, विशाल अन्नागार कहां मिले, मोहनजोदड़ो में मिले। विशाल स्नानागार कहां मिले, मोहनजोदड़ो में मिले। अगर वो आपसे पूछ ले कि एक सिंगी जो बेल था या एक सिंगी जानवर या जीव या पशु की मुद्रा कहां से मिली, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिली। दाढ़ी युक्त जो पुजारी है उसका धड़ कहां से मिला या उसकी मूर्ति कहां से मिली, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिली। बड़ी आसानी से ये स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब चंद हुदड़ों से क्या मिला,
चंदहुदड़ो, जगह के नाम से ही कैसा नाम लिखा है, चंदहुदड़ो। क्या लिखा है, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो माने कि एक बिल्ली जो है वो चूहे को पकड़ करके, चूहा देखो, चूहा, 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 ये चूहे को मुंह में पकड़ करके एक बिल्ली भाग रही है जिसके पीछे कुत्ता भाग रहा है। तो चूहा, कुत्ता और बिल्ली तीनों की एक स्टोरी हो जाए जो चंदहुदड़ो को याद करा देगी। हमें चंदहुदड़ो सब कुछ याद करना है। देखो चंदहुदड़ो में पहला चूहा था, चूहे को बिल्ली ने, हमें तो बिल्ली को कनेक्ट करना है ना, हमारा काम पूरा नहीं है, हमें काम है चीजों को कनेक्ट करना। तो चूहे को बिल्ली से कनेक्ट करना है। याद कैसे हो जाए कि चंदहुदड़ो में बिल्ली मिली थी। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ये मिले हैं चंदहुदड़ो से। तो चूहा, बिल्ली और कुत्ता स्टोरी में आ गए अपनी। चलो अब बिल्ली जो थी वो बड़ी सज धज कर तैयार होकर के गई थी, क्योंकि कुत्ता लाइन मार रहा था ना, तो वो लिपस्टिक भी मिली उसको वहां से, क्योंकि बिल्ली लिपस्टिक लगा के गई थी। फिर बिल्ली ने काजल कंघी भी किया था। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि काजल और कंघी के साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं। काजल और कंघी के साक्ष्य चूहे, बिल्ली, कुत्ते से मिले हैं। तो चूहा, बिल्ली, कुत्ता मतलब चंदहुदड़ो, तो याद हो जाएगा चंदहुदड़ो। तो कंघी के साक्ष्य, काजल के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य और बिल्ली के साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, इसके साक्ष्य हमको चंदहुदड़ो से मिले हैं। अब ये जो बिल्ली है ये कहां घुसेगी, एक कारखाने में घुसेगी। कहां घुसेगी ये बिल्ली, ये मनके बनाने के कारखाने में घुसेगी। कहां घुसेगी, कारखाने में। और कारखाने में घुस जाएगी एक गाड़ी के अंदर, कांसे की गाड़ी। ये दूसरी बार मिल रही है ना, कांसे की गाड़ी पहले भी मिल चुकी है, 2 जगह से मिली। हो सकता है कि एक ही चीज 2 जगह से मिली हो, या 2 फोटोकॉपियां हो उनकी, एक कहीं से और एक कहीं से मिली हो। तो वो कारखाने में घुसी बिल्ली। कहां घुसी, क्योंकि कुत्ता पीछा कर रहा है ना, तो छिपना तो पड़ेगा। तो कहां छिपे, कारखाने में छिप जाओ भाई। तो कारखाने में वो घुसी तो उसको दिखी एक गाड़ी, और उस गाड़ी में वो छिप गई। उस छिपी उस गाड़ी के अंदर वृत्ताकार ईंटें रखी हुई थी, और 3 घड़ियालों और 2 मछलियों का अंकन था। मछली खा ली उसने बैठकर आराम से। कितनी मजेदार स्टोरी, आपको याद हो जाएगी। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो से मैंने कर दिया चूहा। ये तो इस तरीके से लोथल, हम चंदहुदड़ो हमको याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा लोथल। अब भाई लोथल को कैसे याद करें, लोथल, लोथल और स्थल, स्थल है ना मतलब जमीन, लोथल स्थल, इससे बन रही है ना स्थल लोथल की ट्यूनिंग। तो स्थल और लोथल। अब स्थल पर आपको 3 समाधियां मिलेंगी। किसकी कितनी समाधियां मिलेंगी, 3 समाधियां एक साथ मिलेंगी। तो पहला पॉइंट तो आपसे क्लियर हो जाए, 3 समाधि स्थल, 3 समाधि स्थल या 3 युग्मित समाधियां कहां से मिली है, लोथल से मिली है। याद कर लो, 3 समाधियां कहां से मिली, लोथल से मिली। भाई याद हो गया, लोथल से 3 समाधि मिली। तो एक समाधि थी हाथी की, एक थी लोमड़ी की, और एक थी घोड़े की। 3 समाधियां किसकी किसकी थी, हाथी की, घोड़े की और लोमड़ी की। हाथी, घोड़ा, लोमड़ी, 3 याद हो जाएंगे, हाथी, घोड़ा, लोमड़ी। तो भाई 3 समाधियां किसकी किसकी है, हाथी की है, घोड़े की है और लोमड़ी की है। तो इससे 3 समान बने। पहला स्थल लोथल में क्या मिला, 3 युग्मित समाधियां कहां से मिली है, लोथल से मिली है। फिर पूर्ण हाथी दांत, हाथी दांत कहां से मिला, वो हाथी से पहली समाधि में हाथी दांत मिला, तो हाथी मिल गया, हाथी दांत। दूसरी समाधि में लोमड़ी मिली, तो लोमड़ी का चिन्ह, तो दूसरी समाधि हो गई लोमड़ी की। और तीसरी घोड़े की मृण मूर्तियां, तो घोड़े की, तो तीसरा पॉइंट हो गया घोड़ा। 3 चीजें हो गई हमारे पास। देखो लोथल मतलब स्थल, स्थल पे 3 समाधि मिली। समाधि में पहली समाधि में हाथी है, दूसरी में घोड़ा और तीसरे में लोमड़ी है। तो हाथी से मिला पूर्ण हाथी दांत, घोड़े से मिला घोड़ी दांत के अस्थि पंजर या घोड़े दांत की मण मूर्तियां, और सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर। तो 2 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ से घोड़े से। घोड़े के अस्थि पंजर भी मिल जाएंगे उसी समाधि में। ये तो मैं याद कराने के लिए एक स्टोरी बनाकर देता हूं आप लोगों को, ऐसी कोई रियल स्टोरी है नहीं, ये तो मैंने आपको याद कराने के लिए क्रम से जमाया हुआ है। मैंने अपने खुद के लिए इसी तरीके से याद किया कि कैसे याद रहे यार। कोई पूछ ले हमसे कि बताओ भाई लोमड़ी का चित्र कहां पे मिला, तो लोमड़ी का चित्र मैं कैसे याद करूंगा। तो मैंने अपने आप को याद कराने के लिए बोल रखा कि भाई लोमड़ी का चित्र जो है वो जमीन में मिला, मतलब एक समाधि में मिला था। वो समाधि 3 युग्मित समाधियों में से एक थी, और समाधि कहां होती है, स्थल पे। तो स्थल से या लोथल से हमें मिला लोमड़ी का चित्र। याद हो गया, तो चालाक लोमड़ी का चित्र मिल गया, हाथी दांत मिल गए, और घोड़े की मण मूर्तियां, सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर। 3 चीजें हो गई, मतलब 4 पॉइंट हम याद कर चुके हैं। पहला 3 युग्मित समाधियां, दूसरा पूर्ण हाथी दांत, तीसरा लोमड़ी, और चौथा जो है वो घोड़े की मण मूर्तियां और सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर।
घोड़े से हम कहाँ जा रहे थे? बंदरगाह पे जा रहे थे भैया। घोड़े से कहाँ जा रहे थे? बंदरगाह पे। मतलब घोड़े कौन ले गया? घोड़े और बंदर। अब ये दूसरी स्टोरी है यहीं पे लोथल में। अब जमीन पर जब कुछ भी हम करते हैं तो सबसे पहले कुछ काम करने से पहले हम हवन पूजा पाठ करते हैं। भाई जमीन पर कुछ बनाना हो तो हम क्या करते हैं? जमीन पर कुछ भी बनाने से पहले अग्नि वेदिका अर्थात यज्ञ बनाते हैं। अग्नि वेदिका का मतलब क्या होता है? यज्ञ बनाना। तो अग्नि वेदिका कहां से मिली भाई? लोथल से मिली। भाई अग्नि वेदिका कहाँ है? स्थल पर है ना। तो स्थल पर है अग्नि वेदिका, तो स्थल मतलब लोथल। फिर अग्नि वेदिका में हम क्या डाल रहे थे? उस समय हवन सामग्री तो थी नहीं। हवन सामग्री नहीं थी तो चावल के दाने डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे? चावल के दाने। तो चावल और बाजरे पे दो मुंह के राक्षसों का चित्र बना बना कर भी डाल दिया हमने थोड़ा सा। पहले चावल के दाने डाले, फिर पता चला कुछ राक्षस आ रहे हैं तो राक्षस के चित्र बना दिए चावल पे, और फिर बाजरे के दाने पे भी चावल और बाजरे पे चित्र बना दिए राक्षस के, और उनको भी हवन वेदिका में डाल दिया। फारस की मुहर, गोदी बाड़ा और मनके बनाने का कारखाना। अब भी हाल हमने मनके बनाने का कारखाना चंद हुदड़ों में भी किया ना, तो ये दो दो जगह मिलेंगे। चंद भाई हमारे इंदौर में अगर देखो तो क्या कारखाने एक ही जगह पे हैं क्या? कपड़े बनाने का कारखाना राजवाड़ा में भी है, अपने इंदौर के इंडस्ट्री एरिया में भी है, हमारे इंदौर के बाहर मांगलिया क्षेत्र में भी है, तो बहुत जगह मिल सकते हैं ना। तो ऐसे ही मनके बनाने के कारखाने वहां भी मिले और यहाँ भी मिले, याद रख लेना। तो लोथल से हमें क्या क्या मिला? लोथल मतलब स्थल। स्थल से दो चीजें हमें डायमेंशन निकालनी है। 3 समाधियां मिलेगी और एक अग्नि वेदिका मिलेगी। 3 समाधियों को अंदर चलेंगे तो पहली हाथी, तो पूर्ण हाथी दांत मिला। दूसरा चालाक लोमड़ी का चित्र मिला, और तीसरा घोड़े के अस्थि पंजर और घोड़े के दांत या घोड़े के मृण मूर्तियां। ये दो चीजें हमें वहां से मिल गई। अब अग्नि वेदिका जो थी, वो अग्नि वेदिका में हम क्या डाल रहे थे? चावल के दाने। चावल के दाने के साथ हमने चित्र बना दिए राक्षस के और उसके भी डाल दिए दाने। फिर चावल के दाने के बाद हमको क्या निकला? उस हवन में से क्या निकलेगी? फारस की मुहर निकलेगी। क्या निकलेगी? फारस की मुहर। गोदी बाड़ा, वो फारस की मुहर निकल के हमारी गोदी में गिर जाएगी। तो फारस की मुहर निकली और गोदी में गिर गई, क्योंकि हम हवन में डाल रहे थे ना। तो फारस की मुहर गोदी में गिरी और मन के बनाने का कारखाना निकला उसमें से। चलो इतना सारी चीज निकाल दो और लोथल खत्म करो। उम्मीद है आपको लोथल से क्या क्या मिला याद हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो काली बंगा से हमें क्या क्या मिला? काली का बंगला जो है ना, काली बंगला, काला बंगला। काला बंगला काई से मिल बना हुआ रहेगा भाई? बंगला तो ईंट से बनता है ना। तो देखो ये ईंट से बना काला बंगला। क्या बना? ईंट से। काला बंगला काई से बना? ईंट से। कौन सी ईंट? अलंकृत ईंट। एग्जामिनर एक ही प्रश्न पूछेगा, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य आपको कहां से मिले? तो काली बंगा से मिले। तो काले बंगले से, काले बंगले से मिले क्या? काले बंगले से मिले अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। अब ईंट जो हमें मिली वहां हमने क्या बना दिया? बंगले में एक अग्नि हवन कुंड बना दिया। क्या बना दिया? अग्नि हवन कुंड। ठीक है। जैसे ही अग्नि हवन कुंड बनाया, भूकंप आ गया तो बंगला गिर जाएगा। तो भूकंप के साक्ष्य भी कहां से मिले? बंगले में से, क्योंकि बंगला टूटा हुआ था ना। तो बंगले टूटे हुए देखकर हमको अंदाजा लगा कि यार वहां क्या हुआ होगा? भूकंप आया होगा। लकड़ी की नाली थी उस बंगले में। भाई नाली कहाँ होगी? जो बड़े बड़े बंगले होते हैं वहीं तो नाली होती है। झुग्गी झोपड़ियों में कौन नाली बनाता है? छोटे छोटे घरों में कौन नालियां बनाता है? जूते हुए खेत, तो उस बंगले के अंदर जूते हुए खेत भी मिल गए। अब खेत जो जूता था वो कैसे काई से जोता आपने? वो जोता आपने एक साथ 2 फसल के लिए, क्योंकि एक साथ एक फसल बोनी थी तो सीधे ही जोत लेते हैं। फिर सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिल गए और चूड़ियां मिल गई। तो काली के बंगले में हमको, काली माता मान लो, काली माता के बंगले में चूड़ी मिली। पहली बात तो चूड़ी पहन ली, तो काली माता ने चूड़ी पहन ली है। इसको अलग अलग जोड़ रहा हूं मैं ना, स्टोरी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी फिर कंफ्यूज कर देती है। इसलिए हर चीज स्टोरी से नहीं जोड़ना है। कुछ कुछ चीजें स्टोरी से और कुछ कुछ बिना स्टोरी से जोड़ दो। तो काली माता जो है वो क्या पहनती है? चूड़ी। काली माता क्या करती है? अग्नि में हवन देती है। काली का बंगला कैसे बना है? ईंट से बना है। उस बंगले में क्या आ गया? भूकंप आ गया है। तो पता चला कि नालियां जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। उस बंगले के अंदर जुते हुए खेत थे और एक साथ 2 फसल बो दी थी हमने। इतनी सी तो याद करनी है, बड़ा आसान है काली बंगा याद करना, याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ोगे तो बनवाली। बनवाली में क्या बनवा ली भाई? सड़कें बनवा ली हमने। क्या बनवा ली? सड़कें। सड़क पर बैलगाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य। तो सड़कें थी, बनवा ली थी हमने सड़कें। तो बनवा ली थी, क्या बनवा ली थी? सड़क बनवा ली थी। सड़क काई से बनवा ली थी? मिट्टी से बनवा ली थी।
क्यों बनवा ली थी भैया? अरे मैं तो जोक मार रहा हूं। तो जो के साक्ष्य, मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य और सड़क के साक्ष्य, तीन चीजों के साक्ष्य आपको कहां से मिले? बनवाली से मिले। क्या कहां से मिले? बनवाली से मिले। बड़े आसानी से याद हो जाएगा। भाई जोक मार रहे थे कि कुछ बनवा लिया, क्योंकि कुछ बनता तो है नहीं हमसे, हम तो केवल व्यंग करते हैं, हमसे नोट्स नहीं बनता। नोट्स भी हम दुकान से खरीद कर लाते हैं, मतलब हम सड़ी सड़ी चीजें भी खरीद कर ले आते हैं, तो हम क्या ही बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट जागृत हो जाएं, खुद के नोट्स बनाएं। खुद जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे उतना खुद को याद रहेगा। भाई नोट्स बनाते सीखो। 3 स्टेप बताई थी ना, पहले पढ़ना, फिर लिखना और फिर याद करना। जब तक याद नहीं हो सकता, जब आपने ये और ये ना किया हो, तब तक याद होगा ही नहीं। तो कोशिश करो कि तीनों स्टेप को फॉलो करो। चलो अभी मैं अपनी चीजों को डाइवर्ट नहीं करता हूं, बीच में फालतू बातें एक भी नहीं करता, इसलिए मूल रूप से आगे बढ़ जाता हूं। रंगपुर, भाई रंगपुर कहां मिला? रंगपुर से क्या मिला हमको? रंगपुर से हमें क्या मिला? देखो रंग था, रंग रंग की चुनरी है ना, 3 रंग की चुनरी, तो 3 रंग की संस्कृति मिल गई हमको। तो ये क्या मिला? 3 रंग की संस्कृतियों के। और 3 युगल समाधियां कहां से मिली थी? लोथल से मिली थी। तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य हमको कहां से मिले हैं? याद रखना, रंगपुर से। 3 अलग अलग रंग थे ना वहां, तो 3 अलग अलग संस्कृति बन गई। फिर 3 संस्कृतियों में रंग कहां बह रहा था? नालियों में बह रहा था। फिर नाली कैसी बनी हुई थी? कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। तो कच्ची ईंटें कहां से मिली? रंगपुर से। और अलंकृत ईंटें कहां से मिली? कालीबंगा से। डिफरेंस है, अगर एग्जामिनर कच्ची ईंटें पूछेगा तो रंगपुर आंसर होगा, और अगर आपसे एग्जामिनर अलंकृत ईंटें पूछेगा तो आंसर कालीबंगा होगा। याद रखना। धान की भूसी, धान की भूसी, ज्वार बाजरा और चावल के दाने। देखो 3 चीजें ना, चावल, धान और ज्वार बाजरा, ये सब कहां से मिला? रंग से। देखो हमारे पास जब रंगोली बनाने के लिए रंग नहीं होते हैं ना, तो पंडित जी रंगोली कैसे बनाते हैं? दाल ले लेते हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, फलानी दाल, चावल, इनसे रंगोली बना देते हैं। तो रंगोली बनाने के लिए, रंग भरने के लिए हम कभी कभी अनाज का उपयोग करते हैं। और ये सारे अनाज कहां से मिले? धान की भुस्सी, ज्वार बाजरा, चावल के दाने, ये सब कहां से मिला? रंग भरने के लिए मिला, तो रंगपुर से मिला। फिर वो बह गया कच्ची ईंटों के साथ नालियों में, तो कच्ची ईंटें, नालियां और 3 संस्कृतियों का अवशेष। बड़ा आसान है, बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए जोड़ा ही नहीं मैंने, आसानी से याद हो जाएगा। अब रोपड़, रोपड़ से क्या क्या मिला? मैं रो पड़ा जब तांबे की कुल्हाड़ी से कुत्ते को काटकर मनुष्य के साथ दफना दिया। मैं रो पड़ा, मैं रो पड़ा, मैं रो पड़ा जब तांबे की कुल्हाड़ी से, तांबे की कुल्हाड़ी से मानव के साथ कुत्ते को काटकर दफना दिया। तो याद हो जाएगा ना, 2 चीजें मिली रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला? रोपड़ से मिला। और तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले? रोपड़ से मिले। मैं रो पड़ा, कितना अच्छा कोड है, देखो सरल सा कोड है। मैं रो पड़ा जब मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते को, तांबे की कुल्हाड़ी से काटकर दफना दिया, तो मैं रो पड़ा। तो मैं रो पड़ा तांबे की कुल्हाड़ी से जब कुत्ते को काटकर दफना दिया। याद हो जाएगा, 2 चीजें मिली रोपड़ से। क्या क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। अब कोट दीजी से क्या मिला? कोट दीजी, देखो कोट है ना, कोट, कोट का मतलब बाउंड्री। बाउंड्री कहां होती है? किले में होती है। तो किलेबंदी का साक्ष्य कहां से मिलेगा? कोट से मिलेगा। और कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे कहां मिलेंगे? कोट में मिलेंगे। ठीक है, कोट, कोट, वो कोट वाला कोट नहीं, कोट वाला कोट नहीं बोल रहा हूं मैं, कोट वाला कोट नहीं, कोट, कोट मतलब होता है चबूतरा या बाउंड्री। तो बाउंड्री या चबूतरा या कोट कहां से मिला? कोट दीजी से हमको किले के साक्ष्य मिले। तो किले बंदी के साक्ष्य मिल गए और कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे मिल गए। कहां से? कोट दीजी से। बड़ा आसान था याद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे हमको क्या मिला? सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर से हमको बंदरगाह मिले। भाई बंदरगाह 3 जगह से मिला है, लोथल से, सूत का गेंडोर से, और ये मैंने यहां भी कोट कर रखा है, बंदरगाह, ये सुरकोटदा से। तो तीनों जगह एक साथ याद कर लेना। मैं याद कराते कराते थक गया हूं भैया, जल्दी जल्दी खुद इनको लिख लिख कर व्यवस्थित रूप से नोट्स बनाकर याद कर लेना। देखो सूत का गेंडोर, क्या नाम है? सूत का गेंडोर। तो गेंडा है ना, ये गेंडा, गेंडा जो है वो बेबीलोन से लाए थे हम, बेबीलोन से व्यापार करके लाए।
और जब बेबीलोन से कुछ व्यापार करके लाएंगे तो प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख का भरा बर्तन भी तो मिलेगा, क्योंकि गेंडा जो है वो अस्थि राख के बदले में मिला। ठीक है, तो बेबीलोन से क्या आ गया हमारे यहाँ? सूत का गंडो। तो बेबीलोन खुद अपने आप में एक संस्कृति थी उस समय, तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिल गए। याद रखना, गेंडे से हमको मिला बंदरगाह। गेंडा कहां से मिला? बंदरगाह से लाए। तो बंदरगाह से कहीं दूसरे देश से लाए होंगे, तो बेबीलोन से। तो बेबीलोन की संस्कृति भी आ गई साथ में। तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिल गए, बेबीलोन के व्यापार हो गया, कच्ची चट्टानों पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन मिल गया। तीनों चीजें याद हो गई सूत का गेंडोर में। आगे बढ़ते हैं। सुरकोटदा। सुरकोटदा है ना, नाम क्या है? सुरकोटदा। देखो सुर मतलब कि अच्छा वाला, धुन है ना। घोड़े की हड्डी, सेंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर, कलश, शवाधान, तराजू का पलड़ा और बंदरगाह। तो बंदरगाह तो हम याद कर चुके हैं। बंदरगाह पे जो है हम कैसे ले जाते हैं कोई भी सामान? हम ले जाते हैं घोड़े की हड्डियों से। कैसे ले जाते हैं? देखो, सुर कोटदा। तो सुर, अच्छी आवाज कैसे आती है? घोड़ा जब टक टक टप 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 करके चलता है ना, टप 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 आवाज आती है। तो घोड़े की हड्डी और घोड़े के अस्थि पंजर, कलश, ये 2 चीजें एक साथ मिलवा लो। फिर शवाधान मिलवा लो, तराजू का पलड़ा भारी कर लो। भाई सुर अच्छा सा मिले तो उसका, जिसका सुर अच्छा उसका तराजू का पलड़ा भारी। तो सुर अच्छा तो तराजू का पलड़ा भारी। अब मैं एक एक चीजें जोड़ रहा हूं ना, एक स्टोरी में सारे को पिरोना की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो तराजू का पलड़ा भारी किसका होगा? जिसका सुर अच्छा होगा। तो सुर तराजू का पलड़ा, तो सुर से जुड़ गया तराजू का पलड़ा। बंदरगाह हमने अलग से याद कर ही लिया। शवाधान क्या है? शवाधान, शव मतलब कि एक शव यात्रा में लोग राम राम सत्य बोलते हैं ना, बड़े सुर से बोलते हैं, राम राम सत्य है। पता है ही नहीं कि क्यों बोला जा रहा है, लेकिन बोल रहे हैं। तो शवाधान में भी सुर अच्छा मिला लिया हमने। घोड़े जब टप टप करके चलता था तो सुर अच्छा मिल गया। याद कर लो, खत्म कहानी। इस कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। अब एक एक दो चीजें मिली, एक एक सस्ती सस्ती चीजें मिली। कहां से मिली? देखो, सुर को कोहा से हमें 2 टीले और बर्तन का मदभांड मिला। तो एक सिंगल चीज ही याद करने की जरूरत नहीं, आप पे छोड़ रहा हूं, याद कर लेना। मांदा से हमको चर्ट मिला, ब्लेड मिली, हड्डी के बाणाग्र मिले और मुहर मिली। तो ये बहुत सरल सी चीजें याद कर लेना, इनको मैं याद नहीं करा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी चीजें आप भी याद करना। राखी गढ़ी। अब राखी कैसे गढ़ी? राखी गढ़ी तांबे के उपकरण से। राखी कैसे गढ़ी? ताम्र उपकरण पहला, और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राखी गढ़ी से 2 चीजें मिली, लेकिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 पिछले वाली मैंने इसलिए याद नहीं कराई क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राखी गढ़ी से आपको क्या क्या मिलेगा? ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली। तो ये दोनों याद कर लेना, है ना। राखी गढ़ी हुई, क्या मिली? राखी गढ़ी थी तो खाई से खोदी, तांबे के उपकरण से खोदनी, और वहां से जब खोदी तो उस राखी पर एक लिपि लिखी हुई थी, लिपि युक्त मुद्रा लिखी हुई थी। तो ये भी याद हो जाएगा। आलमगीरपुर क्या है? आलमगीरपुर, है ना। तो गिरपुर है, आलमगीर, गिर से गिलहरी याद हो जाएगा, गिलहरी, गिर से गिलहरी याद कर लो। आलमगीर में गिलहरी, तो गिलहरी का मृत भांड बर्तनों पर गिलहरी, मरी हुई गिलहरी के चित्र, ये कहां से मिले? मरी हुई गिलहरी के चित्र मिले आलमगीरपुर से। तो याद हो जाएगा, गिर से गिलहरी को हमने जोड़ दिया। पूरी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे वो मैंने आपको कोड बना करके जैसे तैसे कनेक्टिंग, कोडिंग और मैपिंग के माध्यम से याद करा दिया है। आप 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अब ल्यूसेंट में एक टेबल दी हुई है और वो भी याद करना बहुत जरूरी है। उस टेबल में क्या लिखा हुआ है? बड़ा सस्ता लिखा हुआ है कि कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे है, वर्तमान में वो कहां पर है और इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ से प्रश्न जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो कौन से स्थल किस नदी के किनारे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये हिस्सा मैं याद करा देता हूं आपको, बाकी का हिस्सा आप खुद याद करेंगे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। तो कैसे याद करोगे आप? हरी घास होती है ना, हरे हरे भगवान को भी तो हरि कहते हैं। हरि चरणों में मुझे जगह मिल जाए, ऐसा बोलते हैं ना, हरि चरणों में। तो हड़प्पा और रावी याद हो जाएगा पहला। दूसरे वाले पे आते हैं। देखो, जहां डोडो मिले वहां सिंधु नदी, जहां दो मिले वहां सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो, ड़ो, दुड़ो, तो ये जहां पे भी सिंधु है वहां डोडो आता है ना। तो डो में सिंधु आता है, ये याद रख लेना।
तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रो से सिंधु नदी हो जाएगी, याद हो गया आपको। फिर कालीबंगा, अब कालीबंगा, काली माता है ना, कैसा पहनती है, घाघरा पहनती है। काली माता कैसा पहनती है, काली माता क्या पहनती है, घाघरा पहनती है। तो काली माता कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। कोट दीजी, कोट देखो, हम अपना कोट किसी को पहनने देते हैं तो उसमें सल नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए सीधा सीधा देते हैं। तो सीधा सीधा मतलब सिंधु सिंधु। कोट दीदी दीजे, कोट दी दीजिए, सीधा सीधा दे दीजिए, है ना। कोट कैसा दे देना है, सीधा सीधा। कोट किसने दे दिया, मोहन ने दे दिया। चूहे कतर देंगे उस कोट को, इसलिए सीधा सीधा दे दिया। तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, मोहन ने अपना कोट चूहे के कतर देने के कारण सीधा सीधा दे दिया। सीधे सीधा सीधा मतलब सिंधु सिंधु, तो सिंधा सिंधु, सिंधु सिंधु से सीधा सीधा हो जाएगा। अब रंगपुर, देखो हमारे जीवन में जो रंग है वो कौन भरता है, हमारी माँ भरती है। तो माँ को हम मादर कह दो, तो मादर मतलब माँ, हमारी माँ। रंग कौन भरेगा हमारे जीवन में, माँ भरेगी, तो मादर, रंगपुर मादर, याद हो जाएगा, रंगपुर से मादर, कनेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये 6 स्थल जो सामने लिखे हुए हैं, हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, चंदहुतुड़ो सिंधु के किनारे, कालीबंगा, घग्गर, कोटदीजी सिंधु, रंगपुर मादर, सब याद हो रहा होगा। उम्मीद है याद हो रहा होगा। अगर ये याद हो रहा है तो अगली स्टेप में आप खुद इनको याद करने की कोशिश करना। वैसे एग्जाम में आज तक इन पे एक भी प्रश्न आया नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए। और ये मैप से याद होगा, इसलिए अभी मैं याद नहीं करा रहा हूं क्योंकि मेरा फ्लो टूट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। रोपड़, अब अगर हम किसी को सताएंगे तो वो रो पड़ेगा, किसी को सताएंगे तो रो पड़ेगा। कब, जब आप सताओगे। तो सतलज नदी, सतलज मतलब सताना, तो सतलज नदी में रो पड़, तो रो पड़े, और सताया तो रो पड़े। तो किसी ने सताया तो सतलज नदी, और रो पड़ से रो पड़े, ठीक है, याद हो जाएगा। लोथल, लोथल में है भोगवा, लोथल स्थल में भोगवा। देखो तीन तीन जो है वो माने जाते हैं, स्वर्ग माना जाता है, पाताल माना जाता है, और पृथ्वी लोक माना जाता है। पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक में जमीन है ना, स्थल है, स्थल मतलब लोथल है। तो लोथल में क्यों भेजा जाता है मनुष्य को, भोगने के लिए। क्या भोगने के लिए, सारे सुख और सारे दुख सब भोगने के लिए आपको कहां भेजा जा रहा है, भोगने के लिए स्थल पर, मतलब लोथल पर भेजा जा रहा है भगवान द्वारा। वैसे हिंदू धर्म शास्त्रों में यही माना जाता है कि जमीन पर या धरती पर मनुष्य जन्म लेता है अपने सुख और दुख को भोगने के लिए। तो लोथल मतलब लोथल, आप इस जमीन पर, स्थल पर भोगने के लिए आए हो, तो लोथल भोगवा हो गया, याद हो जाएगा। आलमगीरपुर, आलमगीर किसे कहा जाता है पता है अपने इतिहास में, भारत के इतिहास में आलमगीर कहा जाता है किसको, जल्दी से कमेंट करके बता देना, आलमगीर किसे कहा जाता है। वो जो औरंगजेब नाम का राजा था ना मुगल, वो सब हिंदुओं को सर काट देता था। वो जैसे ही हिंदुओं को देखता था वो हिंदुओं के सर काटने का आदेश देता था, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देता था। उसने ये वो ठाना था कि मैं दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल दूंगा, मतलब ये हिंदुओं के देश को मैं इस्लाम के देश में बदल दूंगा, ऐसी उसने कसम खाई थी। तो इसलिए उसे आलमगीर कहा जाता था। तो आलमगीर जो है उससे सब हिंदू छुप छुप कर रहते थे, और छुप छुप कर इंग्लिश में बोला जाता है हिडन। क्या बोला जाता है, हिडन, हिडन बोला जाता है ना, हिडन फाइल्स, हिडन। तो हिडन मतलब हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, याद हो जाएगा, हिंडन आलमगीरपुर। 2-3 बातें फालतू की भी मैंने बोल दी इसके साथ, लेकिन कुछ कुछ फालतू बोलूंगा तो आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। सूत का गेंडोर, अब ये गेंडा जो है, ये गेंडा जो है वो दशकों से जी रहा है, दशकों से जी रहा है। गेंडा जो है हमारा वो दशकों से जी, उसकी उम्र बहुत होती है, वो 10-20 साल का नहीं होता, 100 साल जीता है, तो दशकों तक जीता है वो। तो गेंडा जो है वो दशकों तक जीता है। बनमाली, रंगोई, अब देखो ये जो माली है ये पौधों को फूल पानी देता है, और उनमें कलरफुल रंग आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं, तो वो रंग जाती है पूरे। तो बनमाली, माली ने क्या कर दिया, पूरे जंगल को रंग दिया, याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा लूनी, तो धोलोनी, इसको मैं लिख देता हूं, धो लो नी, धो से धोलावीरा, लो और नी से लूनी, याद हो जाएगा, धोलोनी। इसको धोलो ना, गंदी हो गई है आपकी ड्रेस। ये जो मेरे वीडियो देखने वाले बच्चे हैं ना, वो धोलो ना अपने कपड़े, धोलोनी। क्या मालवी में बोलते हैं ना, धो लो नी, मतलब धो लिया ना, धोलो ना इसको जल्दी से, तो धोलो ना, तो धो से धोलावीरा और लोने से लूनी नदी। सोत काह, मैं तो जब इसको पढ़ता हूं तो मुझे 16 की फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है, 16। तो 16 साल में क्या कर देनी चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है,
सोतकाह, शादी कोर, शादी करो। जब 16 साल के हो गए, 16 साल के हो गए तो शादी कर दो। कितना अच्छा है, 16 साल में शादी कर दो। 16 साल में क्या कर दो, शादी। देखो हमने अभी क्या किया, सारी नदियों के नाम आपको याद कराए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो काली सिंधु नदी के किनारे, चंदोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कोट जीदी सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे। ऐसे ही सब चीजों को हमने कनेक्टिंग के माध्यम से आपको कोड बनाकर याद कराया। देखो मैं चाहता तो एक ही कोड बना देता, जैसे एक यूट्यूब पे या कहीं कहीं वीडियोस चैनल पे ये कोड चलता है कि ये ऐसा चलता है, हरी की मौसी ने चूसी, ऐसे ऐसे कोड भी होते हैं, जबकि वो फालतू कोड याद रहता नहीं है। इसलिए मैंने उस कोड के स्थान पर सिंगल सिंगल चीजों को जोड़ने की कोशिश की, ताकि आपको ज्यादा लंबे समय तक याद करा सकूं। उसको छोड़ो, अब अगर इस तरीके से याद कर सकते हो तो अच्छे से याद कर लेना। उम्मीद है कि मैंने अभी तक आपको जो भी पढ़ाया वो सब आपको अच्छे से याद रहेगा। हमने दो जो चैप्टर्स थे, मतलब सिंधु नदी के किनारे वाला जो, या सिंधु सभ्यता वाला जो चैप्टर्स था, वो पूरा कंप्लीट किया। लूसेंट के पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 इस स्टोरी में कवर हो गए हैं। अगला वाला जो वीडियो होगा उसमें पेज नंबर 5 के बाद की स्टोरी जो है हम आपको बताने वाले हैं, याद कराने वाले हैं। सब लोगों ने बड़े धैर्य से इस वीडियो को देखा, उसके लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक विशेष बात याद रखिए, आप कमेंट करना ना भूलिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए जिनको वास्तविक रूप में आवश्यकता है मेरे वीडियोस की, जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको ल्यूसेंट में इतनी सी बात याद नहीं है कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है। तो ऐसे लोगों जो कि 4-5 साल तक या पढ़ाई कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इतनी सरल सी कॉन्सेप्ट, सरल सी चीज उनको याद नहीं होती। तो कोशिश कीजिए कि उनको ये सब चीजें याद हो जाएं, वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसको शेयर करना आप ही का दायित्व है। जय हिंद, जय भारत।